हाँ बच्चों, हेलो। आज हम लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसको दो पार्ट में स्टार्ट करते हैं। एक तो 11th का पोर्शन है फर्स्ट बुक, और एक सेकंड पार्ट है 12th का। तो ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ये बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन, एंटी पार्टिकल, ये सारे बेसिक्स जो हैं हमें एक जगह लिखे हुए यूजुअली नहीं मिलते और हमें ये नहीं पता होता है। अगर हम 12th में भी हैं तो हमने देखा है कंपटीशन वालों को क्वेश्चन कराते हैं या 12th वालों को, तो उनको अक्सर बीटा पार्टिकल क्या है ये नहीं पता, कोर या कर्नल किसे कहते हैं, रेस्ट मास, रियल मास किसे कहते हैं, ये नहीं पता। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन हेडिंग पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, फिर एंटी पार्टिकल और पॉजिट्रॉन, बेरियन, मीज़ॉन, इस तरह की बहुत सारी हेडिंग होगी। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल होगा। इसको पूरा देखें और इसे पढ़ने की कोशिश करें। जो पॉइंट्स हैं अगर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो हम इनको पढ़ के सारा बता देते हैं, और आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं। जब तक पेन कॉपी का यूज़ नहीं होगा, चीज़ों को लिखा नहीं जाएगा, उनको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करा जाएगा, न्यूमेरिकल को, खाली न्यूमेरिकल को सॉल्व होते हुए हम लोग देख लेंगे तो उसमें हमारा काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम चीज़ों को प्रॉपरली सीखें। हम जिस भी वीडियो देख रहे हों, जिस टीचर का, जिससे भी पढ़ रहे हों, उसकी कॉपी मेंटेन होना चाहिए, उसके क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो चलो बच्चों, ये सारी बातें तो हम तुम्हें आगे भी बताते रहेंगे। अब शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें फ़र्स्ट हेडिंग हमने कवर किया है इलेक्ट्रॉन के बारे में। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि एक एटम जो मिलके बना होता है वो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस में करीब 2000 से ज़्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं। मगर हमें कुछ पढ़ना है फंडामेंटल के तौर पे। शुरू में हमने जो पढ़ा था वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। उसी में बहुत सारे पार्टिकल और होंगे जिनकी हम चर्चा अभी इसके बाद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना इस पर क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा जा सकता है हमसे। तो बच्चों देखें, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है। अगर ये छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको फ़ोटो क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसे जूम करके देख सकते हो। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या ले लेना बाद में। अब बच्चों फर्स्ट पॉइंट देखें, इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हेडिंग है और इसका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, एट वेरी हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर गैसेस आर आयोनाइज्ड एंड फॉर्म कैथोड रेज एज वेल एज एनोड रेज। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस लेते हैं और उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखते हैं, 10,000 से 20,000 अप्रॉक्स तक, प्रेशर लो 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेयर के करीब, तो गैसें आयोनाइज हो जाती हैं, आइंस में बदल जाती हैं। ठीक, और वहाँ से हमारी कैथोड रे और एनोड रेस ये मिलके तैयार होती हैं। कैथोड रे, एनोड रेस को बहुत बेसिक लेवल में तुमने देखा होगा, बुक में लिखा है। अभी हम बात उससे थोड़ा ऊपर की करेंगे, बस इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ गया। मगर ये भी जानना हमारे लिए नेसेसरी है कि एनोड रेज होती क्या हैं। तो एनोड रेज आर पॉजिटिव आइन ऑफ गैसेस। तो गैसेस के पॉजिटिव आइन को हम क्या कहेंगे? एनोड रेज कहेंगे। एंड कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम हम लोग कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। फिर एक आता है बच्चों बीटा पार्टिकल, इसी की बात कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, 12th में भी और 11th में भी जगह जगह आ जाता है। तो बीटा पार्टिकल देखते हैं। तो ये शुरू के 2 पॉइंट तुमने शायद नोट कर लिए होंगे। इनको अगर हटा दें तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें करने के लिए। देखते हैं अगर यहीं एक्सप्लेनेशन हो जाए तो ठीक है, वरना इसे रब करके फिर समझाते हैं। तो देखो, बीटा पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो बीटा पार्टिकल एक्चुअली है क्या? है तो ये इलेक्ट्रॉन ही,
मगर ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो इलेक्ट्रॉन अलग होता है। मगर न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेट होने पर दो चीज़ें मिलती हैं। अगर एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेशन से जो इलेक्ट्रॉन बनता है उस इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं। और बीटा पार्टिकल अगर एक सीरीज़ में जा रहे हों तो उसे बीटा रे कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारी अगर बीटा रेज जा रही हैं, बीम ऑफ रेज अगर जा रही हैं तो उनको हम बीटा रेज कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा रे सुना होगा। तो इस तरह से ये बीटा पार्टिकल क्या है, क्लियर हो गई बात। ये न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेशन होने पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। वो सीधा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर एक Na से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो Na+ बनता है बच्चों। हम सारे लोग जानते हैं कि Na+ बनता है, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटायन बनेगा, और कैटायन बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बना ये तो हमारी कैथोड रे है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब गैसें आयनाइज होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और कैटायन्स बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी कैथोड रेज हैं, और जो हमारे कैटायन बनना है वो हमारी एनोड रेज हैं। कैटायन या प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो ये कैथोड रे हो गई। अब अगर एक सोडियम का आइसोटोप लिया जाए 11 और 24 का, इससे इसके अंदर एक न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है उससे हमें ये मिलता है बीटा पार्टिकल। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसे लिखकर बताते हैं बच्चों कि किस तरह से ऐसा होता है। मार्कर कहाँ है, ये रखा है। न्यूट्रॉन, इसका सिंबल होता है 0 1। जब ये ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तब मिलता है एक प्रोटॉन, और साथ साथ में बनता है एक बीटा पार्टिकल -1 0। ये रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि सोडियम हमारे पास 24 वाला था, तो 24 वाला अगर सोडियम है तो ये नीचे वाला क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और ये 24 जो लिखा है ये क्या है, ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। तो इसको हम, ये रिएक्शन तुमने देख ली, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन लिखते हैं। सोडियम हमने आइसोटोप लिया है बच्चों, कौन सा, 24 का। इसी के अंदर होता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, 23 वाले आइसोटोप में नहीं होता। इसके अंदर तुम्हें पता लग रहा है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं, और P+N का सम कितना है, 24 है। तो प्रोटॉन तो इसमें 11 हो गए, और 13 इसमें क्या निकल कर आ गए, न्यूट्रॉन। अब इसमें एक न्यूट्रॉन टूटेगा, तो न्यूट्रॉन जब टूटेगा बच्चों, तो न्यूट्रॉन टूटने के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन को E से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बीटा पार्टिकल से भी, जिससे चाहो उससे कर लो। तो अब जब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन कम हो गया, तो न्यूट्रॉन पहले कितने थे बच्चों, 13 थे, प्रोटॉन कितने थे, 11 थे। अब न्यूट्रॉन कम हो गया है, और कम होने के बाद ये तो 12 हो गया है, ठीक है, कम हो गया। मगर एक प्रोटॉन और बढ़ गया, तो जहाँ 11 एटॉमिक नंबर था वहाँ इससे बढ़कर क्या हो गया, 12 हो गया। एटॉमिक नंबर चेंज होने का मतलब एलिमेंट चेंज हो गया। अब एलिमेंट कौन सा बना है, मैग्नीशियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12, और मास नंबर 24 हो गया। कैसे कि P+N ने तो अपने आप को बैलेंस कर लिया। किस तरह से, प्रोटॉन एक बढ़ चुका है, 12 हो गया, न्यूट्रॉन एक डिक्रीज हो गया है, 12 हो गया। तो सम इसका अभी भी ये है। और जो इलेक्ट्रॉन एक इसमें एक्स्ट्रा निकला, उस इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। -1 0 इसका सिंबल है, और ये बीटा पार्टिकल है। इस तरह से ये बात हुई। तो Na पर अच्छा क्वेश्चन बन गया कि Na से Na+ बनने में दो सिचुएशन है। अगर कैथोड रे निकल रही है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कैटायन बना, और अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो सोडियम का नेक्स्ट एलिमेंट बना, जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। पहले प्रोटॉन 11 थे, अब प्रोटॉन 12 हो गए, और 12 प्रोटॉन वाले को मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसको हम मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, 2-3 छोटी मोटी बातें हैं बच्चों इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ताकि अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम नोट कर सको इसे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड बाय मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तुम सारे ही लोग जानते हो, मगर मेथड इसका मिल्कन
एक साइंटिस्ट का नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप मेथड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप मेथड वाज, तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप मेथड वाज आइदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या तो कूलाम में इतना दे रखा है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज, या इसी का ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम ऐसे निकल कर आता है। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था, अभी इसको समझाने का टॉपिक नहीं है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस किया था, तो देखा था या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू आई थी, या इसी का डबल ट्रिपल और 4 टाइम और 5 टाइम 6 टाइम इस तरह से वैल्यू पाई गई। तो जो सबसे कम वैल्यू थी वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 थी, और इससे इनको पता लगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। इसी इंटीग्रल मल्टीपल को लेकर फिजिक्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाम की हेडिंग बनाई गई है। जो बच्चे 12th में हैं वो इसको समझ रहे होंगे कि Q = NE इसी पर बेस्ड थी, और इसी कंसेप्ट से मैच करता हुआ मिल्टन का ऑयल ड्रॉप मेथड भी था। फिर बच्चों दूसरी बात आती है कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, या ये तो MKS में हुआ। अगर तुमसे CGS में पूछा जाए तो उसको हम कहते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसकी CGS यूनिट है। SI यूनिट या MKS यूनिट चार्ज की क्या है, कूलाम है। CGS यूनिट या गॉसियन सिस्टम में यूनिट इसकी ESU आता है। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, 1 कूलाम = कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बच्चों, 3 इंटू 10⁻9। ये भी देख लो बच्चों, 12th में भी तुम लोग शायद इस बात को पढ़ा होगा तुमने या पढ़ोगे कि 1 कूलाम = 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलाम होता है। इसी को हम ESU कहते हैं। तो तुम इसे आसानी से अपने आप भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर एक टर्म है बच्चों स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या बताता है, E/m का रेशियो है। शायद लाइट इधर कम आ रही है, इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो E/m क्या है बच्चों E/m है स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन। किसने बताया था, क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया, तो थॉमसन ने बताया था, थॉमसन ने। ठीक, और E/m की वैल्यू क्या होती है कैथोड रेज के लिए, कांस्टेंट होती है। और कितनी वैल्यू होती है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम, इतनी वैल्यू होती है कैथोड रेज के लिए। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि किसकी E/m वैल्यू कांस्टेंट होती है, किसकी नहीं होती है। तो आगे भी एक हेडिंग आ रही है प्रोटॉन के नाम से, वहाँ पे जाके इसकी कांस्टेंट नहीं होगी। तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम हो गया। अब बच्चों ये लास्ट पॉइंट, तो उधर स्पेस कम था तो हमने यहाँ पर लिख दिया था, इसको भी डिस्कस करते हैं बाद में, और अभी उसके कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। तो जब ये निकालना हमारे लिए आसान था, एक्चुअली निकाला किसने था, थॉमसन ने बताया था E/m के बारे में। ठीक, तो E/m। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों, अगर हम चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो ले लें, क्योंकि हम लोगों को ये तो पता लग चुका था कि चार्ज क्या है एक्सपेरिमेंट से, और ये भी स्पेसिफिक चार्ज भी वैल्यू पता लग गई। इनको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E से E कैंसिल होने के बाद m ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इन वैल्यूज़ दोनों को पुटअप करने के बाद जब सॉल्व किया गया तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg पाया गया। ये क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम रेस्ट मास भी कहते हैं। तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। एक्चुअली तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मगर रेस्ट मास और रियल मास का एक अलग कंसेप्ट होता है। तो इसलिए इसको अगर ये भी कहा जाए कि ये रियल मास या रेस्ट मास में से कौन है, तो ये रेस्ट मास है। फिर बच्चों एक पॉइंट और आता है आगे कि रियल मास और रेस्ट मास क्या होता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो फार्मूला लिखा है तुम्हारे सामने बच्चों कि रियल मास = रेस्ट मास अपान 1 - v/c का होल स्क्वायर रूट में। तो ये क्या बताता है बच्चों, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पॉइंट है। रेयरली ये फिजिक्स में भी आ जाता है कभी कभी, और केमिस्ट्री में भी रेयरली ही पाया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया बच्चों, ये तो रेस्ट पर अगर कोई पार्टिकल है तब मास है। रियल मास क्या होता है, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है। मोशन भी कौन सा बच्चों, इसमें ज़रा अच्छी तरह से समझ लो, इसमें फिजिक्स में भी काम में आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया जाता है कि मोशन के साथ मास भी वेरी करता है। अब तुम सोचोगे यार ये तो हमने कभी देखा नहीं ऐसा, कोई बस जा रही है उसका मास चेंज हो गया। तो ये बस और ट्रक, ट्रेन, इन सब के लिए बात नहीं है, एरोप्लेन के लिए भी नहीं।
क्योंकि इनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में नेग्लिजिबल होती है। ये इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि रेस्ट में हों। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन में है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड में मूव कर रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर 8 में से 3 कम कर दिए जाएँ तो किलोमीटर बन जाएगा 10⁵, यानी 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड में जो चलती है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस लेवल की स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसका मास चेंज हो जाता है, और इस ऑर्डर की स्पीड हमने यूजुअली ऑब्जेक्ट की नहीं देखी है। इसीलिए ये बात हम लोग इलेक्ट्रॉन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अक्सर कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहाँ पर स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है, तब उसका मास चेंज होने लगता है। तो फार्मूला ये हुआ। इसमें क्या बताया गया, 2 रिज़ल्ट भी देख सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 है, इसकी स्पीड v0 रख दिया, 0/समथिंग 0 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, √1 भी 1 आ गया, रियल और रेस्ट मास क्या हो गया, इक्वल आ गया। किनका, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है, उनके लिए रियल मास और रेस्ट मास क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। मगर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल चल रहा है, जिसकी v c के इक्वल है, तो अगर c/c रखेंगे तो 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, समथिंग/0 इन्फिनिटी आएगा, तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत बढ़ता है। तो इसका मतलब एक रिज़ल्ट ये बन गया है क्वेश्चन कि रियल मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाते हैं तो रियल मास उसका इंक्रीज़ होता है। मगर अंडरस्टूड रहे, ये उस स्पीड की बात हो रही है जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से कंपेयर करा जाए तो प्रोटॉन का 1837 पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक प्रोटॉन को केक मान लो, एक केक है, और इसके लगभग उतने पीस कर दो 1837 अप्रॉक्सीमेट 2000 के करीब, तो एक सिंगल पीस जो होगा उसका मास एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इससे हमें पता लगता है कि एक एटम में एक्चुअल मास किसकी वजह से होता है। भाई, हर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास लगभग 2000 गुना बड़ा है। ठीक। अब अगर हम सोडियम का ही एग्जाम्पल लें, जैसे अभी निकला हुआ था सोडियम 1123, ये 23 आइसोटोप लिया है, यूजुअली यही यूज़ होता है, मगर रेडियो एक्टिविटी के केस में 24 के अंदर पाया जाता है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें सोडियम के अंदर, तो इसके न्यूक्लियस में अगर तुम देखो बच्चों तो कितने 11 तो प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन 11 है। न्यूट्रॉन अगर देखो तो कितने 12 हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 8 है, थर्ड में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, 281, ये सिचुएशन। तो उन 11 अगर इलेक्ट्रॉनों को मिला लिया जाए तब भी एक प्रोटॉन के इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे 1837 इलेक्ट्रॉन मिलें तब एक प्रोटॉन के इक्वल होंगे। तो जो न्यूक्लियस में इसके 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि सारा मास एटम का अप्रॉक्सीमेट उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है, और शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनका मास इतना कम है कि उनका इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल रहता है। और यही रीज़न है कि जब तुम रेडियो एक्टिविटी नाम के चैप्टर में जाके 12th में उसके क्वेश्चन करोगे, तब वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर जब मास ऑफ एलिमेंट निकाल रहे होते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। कभी अगर दे दें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड कर देंगे, मगर वो यूजुअली नहीं देते हैं क्योंकि इसका मास का रोल बहुत कम होता है। ठीक। बाकी अगर कोई बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये 12th वाले बच्चे जो 12th पास आउट हैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर 2 प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव ले ली जाएँ तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, और यहाँ से हमने कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो फिर पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से रिपेल होगा, इसमें डिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे ही जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ रखी है वो भी ये जान लें
कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर भी एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम F=qvb है। उसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसको भी बना के दिखा देते हैं तुम्हें। 12th में या तो तुमने पढ़ लिया होगा या तुम इसे आगे जाकर पढ़ोगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। इसे बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे लोग इस हेडिंग को कर चुके हैं उनको रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ये है, तो इस पर एक फोर्स लगता है F=qvb और साइन थीटा 90 हो जाता है अपान बस इतना ही F=qvb साइन 90 अपान हमें वहाँ से याद आ गया। इसकी रेडियस जब निकालते हैं तो रेडियस mv/qb होती है इसलिए। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हम लोग यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं और ये पार्टिकल इस तरह से मूव करने लगेगा। तो इन दोनों ही कामों को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में इनके ऊपर डिफ्लेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चार्ज था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि एक्सरेज क्या है। एक्सरेज कुछ और नहीं है, कैथोड रेज ही हैं, मगर एक उसका प्रोसेस होता है। इसको भी फिजिक्स के लास्ट में पढ़ा जाएगा, मगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरी फिजिक्स में भी आगे पीछे की जो भी बातें थीं वो और केमिस्ट्री में हैं, उन सबको सम अप करके यहाँ दिया गया। इसका रीज़न क्या है? जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं किसी बुक से, तो वहाँ पर वो नहीं देखते हैं कि तुमने ये बात कहाँ पर पढ़ी है। उससे रिलेटेड सारी बातों को वहीं पर क्वेश्चन में डालते हैं और इसीलिए हमने इस चीज़ को पढ़ाने की यहाँ पर शुरुआत करी है, ताकि हम लोग सब प्रॉपरली नोट्स बनाकर चीज़ों को समझते रहें और सीखते रहें। तो ये कहा गया एक्सरेज कब होती हैं? जब कैथोड रेज को हाई एटॉमिक मास वाली मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तब वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब आती हैं कैथोड रेज तो उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई बिल्कुल चेंज हो जाती है। कैथोड रेज नॉर्मल थी, इलेक्ट्रॉन की बीम थी, मगर इसी को जब हमने हाई वेलोसिटी से हाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की मेटल पे डाला, जैसे कि टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, प्लेटिनम है, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके जो वेव आ रही थी, वो रेज आ रही थी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल चुकी थी, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत बढ़ चुकी थी। तो उनका नाम हम लोगों ने कैथोड रेज देना उचित नहीं समझा। उसका नाम क्या रखा गया? एक्स-रेज। उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी मेडिकल साइंस में उसका यूज़ करा जाता है। कहीं बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि मसल्स को तो पेनिट्रेट कर जाती हैं, बोन को नहीं कर पाती, तो इसलिए वहाँ फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये भी पॉइंट तुम्हें याद रखना है। इस पर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सरे क्या है। जब कैथोड रे को स्ट्राइक करते हैं हम किसी मेटल पर और हैवी मेटल पर, जैसे कि ये सब मॉलिब्डेनम, प्लेटिनम, टंगस्टन, तब ये स्ट्राइक होने के बाद जब लौटती हैं तो नई रेज बन चुकी होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी होती हैं और पेनिट्रेशन पावर बहुत बढ़ चुकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट छोटे छोटे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छे हैं। कैथोड रेज को डिस्कवर किसने किया था? प्लकर ने किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया किसने किया? थॉम्सन ने किया। थॉम्सन ने यूज़ किया था टर्म कॉर्पसेल, इलेक्ट्रॉन के लिए कार्पोसेल यूज़ किया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन। तो नेम इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड निगेट्रॉन, इसका नेगेटिव नेचर की वजह से इसको निगेट्रॉन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो समझने के लिए रदरफोर्ड ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इसमें, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो इनका क्या मानना है इस पॉइंट पे? देखो क्या है कि रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह से प्लैनेट सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरह सन की जगह न्यूक्लियस ले लिया जाए, प्लैनेट की जगह इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया था। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन। एक ही बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोर या कर्नल। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पूछने के लिए। तो कोर या कर्नल क्या है? आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड कोर या कर्नल। जैसे Na है, Na में 281 कॉन्फिगरेशन हो गया, आउटर मोस्ट शेल 3rd है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है।
अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो Na+ बनेगा और इसका कॉन्फिगरेशन 2 8 हो जाएगा। इसको हम कोर या कर्नल कहते हैं, कोर CORE, कोर या कर्नल कहते हैं, ये कर्नल बन जाता है। ठीक, अगर Mg जिसमें 2 8 2 कॉन्फिगरेशन होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया जाए तो क्या बनेगा, Mg+1 बनेगा और 2 8 1 बनेगा। ये कोर या कर्नल नहीं है क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली रिमूव नहीं करा गया। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये कोर या कर्नल बन जाएगा। कॉपर के साथ देखें, अगर कॉपर का 2 8 18 1 ये कॉन्फिगरेशन होता है, 29 एटॉमिक नंबर है इसका। तो अगर इसके चौथी शेल में जो 4 शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसको अगर निकाल दिया जाए तो जो Cu+ बनेगा वो कोर या कर्नल है। अगर Cu+2 बना दें तब क्या बनेगा, 2 8 18 ना होकर 2 8 17 बनेगा। तो ये कोर या कर्नल नहीं होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया गया। एल्युमिनियम की बात करें तो 2 8 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए यानी कि थर्ड शेल बिल्कुल कम्प्लीटली वैकेंट हो चुकी हो, उस वक्त उसको भी कोर या कर्नल कहा जाएगा। ठीक, कोर या कर्नल तक बात हो गई बच्चों। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको हम डिक्टेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दोज इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये पूरा पॉइंट पढ़ दिया है, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो नोट कर लेना ऐसे। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो 3 की जब शेयरिंग करेगा ये, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जबकि वो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये पॉइंट भी वैलेंस और वैलेंसी में ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब इसका लास्ट पॉइंट बचता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मगर हम इसे डिक्टेट कर देते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज़ ड्यू टू एक्साइटेशन फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट ऑर्बिट, हेंस दोज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड स्पेक्टेटर। तो इन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, तो स्पेक्ट्रम का रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और वहाँ से वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड रुक कर इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर आता है, अपने शेल में वापस आता है। तो जब वापस आता है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को लिबरेट करता है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी लिबरेट करता है, क्या है, वो इसी चैप्टर में आगे रदरफोर्ड ने बताया था, उसको हम आगे देखेंगे बच्चों। तो वो भी हेडिंग आ जाएगी, उस पर न्यूमेरिकल भी है, लाइमन बामर सीरीज़ इसमें आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का एनर्जी पाकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और वहाँ हमेशा के लिए रुकता नहीं है, 10⁻⁻8 सेकेंड रुक कर वापस आता है। वापस आते वक्त वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो एक्साइटेशन हुआ फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन, वापस इलेक्ट्रॉन आया। उस केस में तो जो एनर्जी लिबरेट हुई तो एनर्जी से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, इसलिए इसको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कह दिए गए और बाकी इलेक्ट्रॉन जो नहीं गए थे उनको स्पेक्टेटर कह दिया गया। ये सारा इलेक्ट्रॉन के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रोटॉन के बारे में, फिर एंटी प्रोटॉन, फिर बेरियन, मीज़ॉन। इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके नाम बहुत कम हम लोग पढ़ते हैं मगर इनके क्वेश्चन भी आते हैं। जब तुम कंपटीशन फाइल उठा के देखोगे, कभी क्वेश्चन करोगे उसके, उन सब में ये मिलेंगे हमें, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और इस तरह के वीडियो और चाहिए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ जिसका नाम है प्रोटॉन।